संस्कृत और हिंदी के स्टूडेंट जो एमए पास कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, उनके लिए भी बड़ी कठिनाई का स्तर माना जाता है और वो अपने आप में सोचते हैं संधि तो बहुत कठिन है, जबकि यह भ्रम उनका बिल्कुल गलत है। संधि बिल्कुल एक लॉजिकल है, गणित की तरह है। गणित में एक और एक मिलकर के दो होते हैं, एक से एक को गुणा करने पर भी दो ही होते हैं। उसी प्रकार संधियों में भी एक स्वर को दूसरे स्वर से मिलाने पर जो स्वर बनेगा वो निश्चित रूप से गणित की तरह ही बनता है। इसलिए संधियों का तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्दकोश में स्थान है। संधि अगर आपको सही तरह से आ गई तो संधि को हमको केवल संधि के रूप में ही नहीं पढ़ना है। संधि से बनने वाले शब्द, आपको तीन तीन शब्दों की जानकारी होगी संधि के माध्यम से। क्यों कि दो शब्द तो संधि में आएंगे ही आएंगे। जब संधि का नाम आ गया तो संधि का नाम आते ही, और यह तो प्रमुखता से हो गया कि संधि यानी दो शब्दों के बीच में मेल हो रहा है और हम संधि कर रहे हैं, तो दो शब्दों का ज्ञान तो वही हो गया। उसके बाद में उनसे दोनों से मिलकर के एक नया शब्द बनता है, तो वो भी जो है हमको ज्ञान होता है। इसका मतलब हम जो है संधि से शब्दकोश में बढ़ोतरी करेंगे। अब बढ़ोतरी करेंगे तो बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो एक पर्यायवाची का हमको प्रारूप प्रदान करते हैं। उनसे हम पर्यायवाची भी सीखते हैं कि एक शब्द से मिला करके दो शब्द हमने बनाए और उससे जो है वो किसी न किसी शब्द का या किसी न किसी व्यक्ति का जो है, या यूँ कहें किसी न किसी का वो पर्यायवाची है। जैसे हमने यही ले लिया राज धन इंद्र और शब्द बन गया राजेंद्र। तो राज यानी राज और इंद्र यानी श्रेष्ठ। इंद्र शब्द का अर्थ केवल आप ये ना समझिए कि देवताओं के जो अधिपति हैं इंद्र हैं वही है। इंद्र शब्द का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। तो राज धन इंद्र से आपका राजेंद्र बन गया और राजेंद्र जो है एक श्रेष्ठ राजा का पर्यायवाची भी हो गया। जो सभी राजाओं के ऊपर जो है श्रेष्ठ है उसको हम क्या कहेंगे, राजेंद्र कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है संधि को केवल आप ये इस तरीके से नहीं सीखे कि हम संधि सीख रहे हैं, दो शब्दों को मिला रहे हैं, वर्णों को मिला रहे हैं, इस पर ध्यान रखना है। नहीं, हमको एक नया शब्द भी सीखने को मिलता है जो हमारे शब्दकोश में वृद्धि करता है, कहीं न कहीं हमको पर्यायवाचियों को सिखाता है। जहाँ संधि होती है वहाँ समास भी हो सकता है, जहाँ समास होता है वहाँ संधि भी हो सकती है। और ऐसा भी होता है किसी शब्द में संधि ही होती है, केवल समास नहीं होता है। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहाँ समास नहीं होता, संधि होती है। तो अगला टॉपिक आपका समास का रहेगा। आप अगर संधियों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है समास भी बहुत आसान हो जाएंगे। ये पेड़ की शाखा, हिंदी के पेड़ की शाखाएं हैं। अगर आपको हिंदी में संधि समझ में आ गई तो आपको जो है पर्यायवाची के बहुत सारे शब्द, अनेकार्थक शब्द ऐसे भी समझ में आएंगे। फिर आपको जो है दूसरे स्टेज पर आते हैं समास, तो वो भी समझ में आ जाएंगे। तो सर्वप्रथम अपन जो है संधि की बात करते हैं। तो संधि कहाँ होती है, कैसे होती है? आपने जो है संधि केवल हिस्ट्री में सुना होगा कि संधि दो राजाओं के मध्य संधि हुई। तो एक छोटा सा लॉजिक है इसके अंदर, दो राजाओं के मध्य, इसका मतलब दो समान व्यक्ति जो होते हैं उन्हीं के बीच संधि होती है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई जो है ऐसे ही किसी ने जो है किसी व्यक्ति से संधि कर ली, उनमें शर्तें भी होती हैं। ऐसे ही यहाँ भी वर्णों की शर्तें होती हैं, स्वरों की शर्तें होती हैं कि अमुक स्वर के सामने अमुक स्वर आएगा तो ये स्वर उत्पन्न हो जाएगा। उसी शर्त के तहत संधियों का निर्माण होता है, नियम के तहत संधियों का निर्माण होता है। हम जो राजाओं की संधि देखते हैं उसमें भी नियम होते हैं और हमारे इसमें भी नियम होते हैं। और नियम थोड़े कठिन लगते हैं हमको, तो इसके पढ़ने के दो माध्यम होते हैं। एक माध्यम होता है कि आप जो है उदाहरण से नियम को सीखें या फिर नियम से उदाहरण को सीखें। तो प्रथम स्टेज तो नियम से उदाहरण सीखने की होती है और उच्च लेवल पे तो नियम से उदाहरण की ही होती है। निम्न छोटे बालकों के लिए उदाहरण समझा करके उसका नियम बताया जाता है। तो आप तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता के हिसाब से आपको पढ़ाना है, तो आप जो है नियम को पढ़ करके और फिर जो है उसकी संधि का प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी। आपने जो है अच्छी तरह अध्ययन किया, थोड़ा जो है गंभीरता से अध्ययन किया, तो निश्चित रूप से आप कहते थे कि संधि मेरे को नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, आपने दिमाग में जो एक हुआ बैठा रखा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इन संधियों को पढ़ने के बाद में। ये मेरा जो है विश्वास है, आत्मविश्वास है कि निश्चित रूप से आप इसको सीखेंगे। चलिए सबसे पहले अपन संधि के टॉपिक पर आते हैं। तो संधि में देखिए, संधि है, संधि में दो शब्द है, सम धन धी। तो यहाँ पर सम मकार है, ये ध है, और ध के सामने जब मैं आता है
तो आगे आप नियम में पढ़ेंगे व्यंजन संधि में कि ये जो है ध का पंचम वर्ण होता है। मैं आपको जो है पहली क्लास में बताया था पंचम वर्ण का प्रयोग। तो जो है मैं जो है ध के सामने आने से ये मैं नकार के रूप में बदल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? हर किसी का प्रश्न हो सकता है, सर ऐसा क्यों होता है कि मैं के सामने ध आते ही वो न में बदल गया? ये उच्चारण स्थान की वजह से होता है। कल भी मैंने बताया था आपको, उच्चारण स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं व्याकरण में। तो ध का उच्चारण स्थान भी जो है दंत है और न का उच्चारण स्थान भी दंत है। तो दोनों को अलग अलग जगह से क्यों बोला जाए, इसलिए उसको न में परिवर्तन कर दिया और हमारा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ और हम सहज भाव से संधि सीख गए। तो सम धन धी करने से आपकी क्या बनती है? संधि बनती है। संधि की थोड़ी परिभाषा ले लेते हैं, देख लेते हैं। संधि का अर्थ है मेल। दो शब्दों का जब मेल कराया जाता है तो उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के समीप से जो मेल उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्गों के इस समीपय को पाणिनि ने संहिता कहा है। क्या कहा है भाई? संहिता कहा है। संहिता में जो है आपके संहिता का मतलब ही संधि होता है। संहिता का अर्थ भी संधि ही होता है। व्याकरण में दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार का मतलब है जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। अर्थात जब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो दो शब्दों में एक शब्द का अंतिम स्वर होता है और एक शब्द का प्रथम स्वर होता है। जैसे आपका शब्द है राज धन इंद्र, ये शब्द है। अब देखिए आप, इसमें कहा शब्द का अंतिम स्वर, तो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर राज में कौन सा स्वर है? ए स्वर है। द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर और द्वितीय जो शब्द है उसका प्रथम स्वर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ई। अब दोनों को जब मिला दिया जाता है तो दोनों के मिलाने पर जो है स्वर क्या बनेगा? ए। अब इस जय में से हमने ए को निकाल लिया है तो जय कैसा हो गया है? आधा वर्ण हो गया है। इसका मतलब उसमें स्वर नहीं है। और ए को निकाल करके हमने सामने ई से मिला दिया है तो दोनों मिलकर के क्या हो गए? ए हो गया। अब हम इसको वापस स्वर प्रदान कर देंगे और वापस जो है स्वर प्रदान कर देंगे तो यही शब्द आपका क्या बन जाएगा? राजेंद्र, ये बन जाएगा। तो यहां पर जो विकार उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ? ए और ई से मिलकर के ए स्वर बन गया और आपका शब्द बन गया राजेंद्र। तो द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। संधि विच्छेद दो प्रयोग किए जाते हैं। भाई संधि करो, क्वेश्चन में कुछ आपका जो है प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आता है कि संधि कीजिए, तो इसका मतलब दो अलग अलग पदों को मिला करके जो करना है उसको संधि कहते हैं। और मिले हुए पद को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो उसको संधि विच्छेद कहा जाता है। ये पारिभाषिक शब्दावली के शब्द हैं। तो इसमें कहा है संधि के नियमानुसार संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करके पूर्व स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे राजेंद्र शब्द लिखा हुआ है, इस राजेंद्र शब्द को अगर हम अलग अलग कर देते हैं, राज धन इंद्र कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है? शब्द राजेंद्र बन जाता है। तो राज धन इंद्र ये दोनों अलग अलग किए हैं, इसको विच्छेद कहते हैं। अब बात आती है संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्य तरीके से अगर हिंदी में आपने 10वीं क्लास तक भी पढ़ी है, 12वीं क्लास में पढ़ी है, तो वहाँ पर संधि को प्राय कहा जाता है संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले तीनों संधियों के बारे में बात करते हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। अच का मतलब होता है अच स्वरों को ही कहा जाता है। अच का मतलब भी स्वर ही होता है। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं क्योंकि हल का मतलब भी व्यंजन ही होता है। और विसर्ग ये हम दो बिंदियों के रूप में जो प्रयोग करते हैं, ये हमने दो बिंदियाँ प्रयोग करी, इसको विसर्ग कहा जाता है। अब इस विसर्ग का जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से जो शब्द का निर्माण होता है वो हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरी स्टेज पर चलते हैं कि स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं। जहाँ स्वर से स्वर का सार्थक मेल हो, स्वर संधि का मतलब है कि जहाँ स्वर से स्वर का सार्थक मेल हो वहाँ पर आपकी जो है स्वर संधि होती है। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम स्वर हो। प्रथम शब्द का मतलब, जैसे प्रथम शब्द है राम, ये प्रथम शब्द हो गया, और दूसरा शब्द है अवतार, ये द्वितीय शब्द हो गया। अभी मैंने कहा था संधि का शब्द का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि संधि में दो शब्द होते हैं। तो यहाँ कहा अंतिम स्वर हो, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, प्रथम शब्द ये रहा, और प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? ए। और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर, तो द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर आपका क्या है? ए, जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। एक स्वर को हमको व्यंजन में से निकालना होता है। स्वर हो और दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब दोनों के मेल से जो परिवर्तन हुआ वो क्या परिवर्तन हुआ भाई? क्या बन गया आपका? आ बन गया। और आ बन गया तो हम बराबर करके दोनों को लिख देते हैं, मिला करके आ स्वर, और आपका शब्द क्या बन गया? यही रामावतार। ये रामावतार हो गया। कुछ छात्र जो है क्या करते हैं, रामावतार शब्द का प्रयोग कैसे कर देते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है वो रामोतार लिख देते हैं। ऐसे लिख देते हैं, देखो रामोतार, जो व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ऐसे नहीं लिखना है, संधि युक्त शब्द का प्रयोग करना है, और शब्द क्या होगा आपका? रामावतार। तो प्रथम स्वर हो, द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर हो, और दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब बात आती है स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के भेद की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछा जाता है वो मुख्यतः 5 स्वर संधियों के बारे में ही बात की जाती है। और 5 जो है संधियाँ स्वर की कौन कौन से भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और 5 भेदों में कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहले दीर्घ संधि, उसके बाद में गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। इन 5 संधियों को ही हिंदी में स्थान प्राप्त है। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि पर आते हैं कि दीर्घ संधि कहाँ होती है, दीर्घ कौन कौन से स्वरों से मिलकर के दीर्घ होता है। तो आपको इतना तो पहली क्लास से भी समझ में आ गया होगा कि जो छोटा स्वर होता है उसको हम दीर्घ ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जो दोनों के मेल से या बड़ा स्वर होता है जिसमें द्विमात्रिक होता है, 2 मात्राएं लगती हैं या 2 मात्रा का समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जैसे आपका आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ये आपके क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। तो हम सबसे पहले प्रथम दृष्टि में दीर्घ संधि को देखते हैं। तो आपकी जो है दीर्घ संधि ये रही आपके सामने। अक है दीर्घ संधि, अक है सवर्णे दीर्घ। अब थोड़ी संस्कृत की परिभाषा है, लेकिन अक का मतलब होता है, ये जो अक लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ए, ई, उ, री। ये चार स्वरों से ही, ये जो 4 स्वर हैं इन्हीं से ही दीर्घ संधि होती है। इसके अलावा 5वां स्वर प्रयोग में नहीं होगा। केवल 4 स्वरों को याद रखना है दीर्घ संधि के लिए। तो दीर्घ संधि में 4 स्वरों का प्रयोग करना है। तो 4 स्वर जो है आपके ए, ई, उ, री, ये 4 स्वर आपके दीर्घ संधि में प्रयोग होते हैं। तो अक का मतलब क्या होता है? ए, ई, उ, री। सवर्णे, सवर्णे का मतलब होता है समान, सवर्णे का अर्थ है समान। तो इनके सामने, इनके जैसे ही, इनके समान ही अगर स्वर आए तो वो मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। अर्थात जब 2 सवर्ण चाहे वे दीर्घ हों या ह्रस्व, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात ए, आ, ई, उ, री, इनके सामने यदि ये ही स्वर ह्रस्व अथवा दीर्घ आवे तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यह आपके दीर्घ संधि की परिभाषा है।
अब इस परिभाषा में जो है ह्रस्व दीर्घ से कैसे होता है, तो सबसे पहले अपने पास है स्वर है ए, और हम ए के उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि ए का उदाहरण जो है हमको किस प्रकार से बताता है। ये देखिए, सबसे पहले है आपका ए धन ए, आ प्लस आ। अब इसमें कहा था, आपने परिभाषा में देखा होगा, इसमें कहा है ह्रस्व अर्थात दीर्घ, दोनों में से कोई सा भी हो, लेकिन दोनों आवे तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अगर दीर्घ दीर्घ भी आते हैं तो भी दीर्घ होगा, और ह्रस्व आएंगे तो भी दीर्घ होगा, और ह्रस्व दीर्घ आएंगे तो भी आपका दीर्घ ही होगा। इस संधि की ये विशेषता है। जैसे ए के सामने अगर ए आए तो भी इसका क्या हो जाएगा, आपका आ हो जाएगा, और अगर आ के सामने आ आए तो भी आपका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और अगर ए के सामने आ जाए तो भी आ बनेगा, और आ के सामने अगर ए आ जाए तो भी आ बनेगा, दोनों को मिला करके। ऐसा नहीं होता कि दोनों को मिलाने पर आ तो है ही, एक आ को हटा दो, एक आ शेष रह जाएगा, ऐसा नहीं करना होता हमको। दोनों को मिलाने की ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ का है सवर्णे अक यानी जो स्वर हैं उनके सामने अक सवर्ण यानी समान स्वर आए तो उनको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। हटाने की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं इस चीज़ को। तो जो है सबसे पहले ए का उदाहरण जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, और बता देता हूँ आपको। जो है आपका शब्द है न्याय धन अधीश, दो शब्द हैं, न्याय धन अधीश। अब न्याय धन अधीश है हमारे पास में, तो हम जो है यहाँ से जो है न्याय में अंतिम स्वर, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर। तो न्याय शब्द में जो अंतिम स्वर है वो अंतिम स्वर है आपका ए, अंतिम स्वर है आपका ए। अंतिम स्वर जो इसमें है वो है आपका ए, और इसमें जो है प्रथम स्वर है वो भी क्या है आपका ए, और दोनों को मिलाने पर जो आपका स्वर बना है वो आपका स्वर है आ। ये स्वर बन गया, दोनों स्वर बने, ए से ए को मिलाया तो क्या स्वर बन गया, आ। और दोनों को मिलाने पर जो आपका शब्द बनेगा वह होगा न्या या न्या या धीस। न्याय शब्द तो पहले ही था, इसमें आ और लग गया तो न्यायाधीश ये शब्द आपका बन गया। इसका मतलब यहाँ पर जो है आ का और प्रयोग हो गया। तो ये ए और ए स्वर को मिलाने पर हुआ है। अगला हम लेते हैं और ए का उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, आपका शब्द है राम धन अवतार। यहाँ पर भी दोनों जो है ए है, इसका अंतिम स्वर क्या है ए, और सामने भी क्या है ए, और दोनों को मिलाने पर जो आपका स्वर बनता है वो भी आपका दोनों का स्वर क्या हुआ, आ हुआ। और जब दोनों को मिला करके लिखेंगे तो आपका जो शब्द बन गया वो बना है रा मा वे ता रे। तो हमारे बीच में जो है क्या स्वर आ गया, रामावतार आ गया। कल के दिन इनको पहचानने की क्षमता आपको प्रदान करता हूँ। अगर आपके सामने ऐसा शब्द आ जाए, वहाँ लिख दिया हो रामावतार, का संधि विच्छेद क्या होगा। जब आपसे जैसे ही संधि विच्छेद के लिए कहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए इसका मतलब यहाँ पर दो शब्द हैं, और दो शब्दों के मध्य में कोई दीर्घ स्वर तो नहीं है।
तो जैसे आपने देखा कि दीर्घ स्वर जो है माँ पे जो है दीर्घ स्वर है, तो माँ पर दो दीर्घ स्वर है, तो उसमें से आप आ को निकाल दीजिए, और आ को जैसे निकालेंगे तो आपके सामने शब्द आ जाएगा राम, और इधर आ जाएगा अवतार, और आपका शब्द क्या बन गया, राम अवतार। इस प्रकार ऐसे ए मिला करके भी आप जो है संधि बना सकते हैं। आगे जो संधि है आपकी आ से आ का बताते हैं। जैसे आपका बहुत प्रसिद्ध शब्द है विद्या, विद्या, ये द्य लिखा जाता है, नहीं कि विद्या लिखा जाता है। तो ये विद्या, इधर जो है आपका लिया आलय। आलय का मतलब होता है घर, आलय का अर्थ होता है घर, विद्या यानी विद्या का। तो विद्या का घर जो है, तो इसमें संधि भी है और समास भी है। विद्या के लिए आलय, ये समास में प्रयोग होगा, और विद्या धन आलय, तो इसमें देखो अंतिम स्वर क्या है आपका, आ है, और इधर भी जो है आपका स्वर क्या है, आ है, और दोनों को जो हमने मिलाया, तो दोनों को मिलाने पर जो स्वर बना वो हमारा स्वर जो है क्या बन गया, आ बन गया। और ऐसे जो है दोनों को मिलाने पर भी आ स्वर आया, और जब हम दोनों को मिलाकर के लिखते हैं तो मिलाकर के लिखने पर जो है आपका शब्द बनेगा विद्यालय। आपके दिमाग में आया होगा कि विद्यालय, विद्यालय अगर हम बोल देते हैं तो दिक्कत क्या है, हमको ऐसे विद्यालय लिखने की क्यों कहा जाता है व्याकरण में, व्याकरण ऐसे क्यों पूछती है। तो इसके पीछे कारण है। अगर आप गिनोगे तो विद्या 2 वर्ण हो गए, आलय 3 वर्ण हो गए, जब हमने मिलाकर के इनको कितने कर दिया, शॉर्ट में 4 वर्णों में समेट दिया है। तो व्याकरण कहती है कि आप जितने कम शब्दों में बोल करके अपने विचारों को सामने अगर प्रेषित कर देते हैं तो आप भाषा के उतने ही अच्छे जानकार हैं, क्योंकि ज़्यादा शब्द बोलने पर ज़्यादा एनर्जी खत्म होती है। जिससे अभिप्राय निकला हमको सीमित दायरे में ही बोलना चाहिए। हम अगर ज़्यादा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे शब्दों की त्रुटि होने की संभावना भी रहती है, इसलिए सीमित ही बोला जाए, अच्छा बोला जाए। तो ये आपका आ से भी मैंने आपको बता दिया है। विद्याधन आलय क्या हो गया आपका, विद्यालय। ऐसे ही आप जो है चाहें तो और भी बना सकते हैं, ए और आ से मिलकर भी बन जाएगा। आपका शब्द है शिव, शिव धन आलय, तो शिव धन आलय। शिव में अंतिम स्वर क्या है, और आलय में भी प्रथम शब्द स्वर क्या है, आ। दोनों को मिलाने पर आपने जो शब्द बनाया है वो स्वर क्या बना आपका, दोनों को मिलकर के आ हो गया। अब आप जब लिखोगे तो यहाँ पर जो है आपका शब्द बनेगा शिवालय, शिवालय यानी शिव जी का घर। आलय का अर्थ होता है घर, यानी शिव जी का घर, जहाँ शिव जी विराजमान है उसको हम क्या कहेंगे, शिवालय कहेंगे। ऐसे ही जो है आपका जो है न्याय धन आलय, ये शब्द बना हुआ है। अब इसको न्यायालय को आपने देखा, न्याय में अंतिम स्वर क्या है, सामने क्या है, आ। दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, आ। और दोनों को मिलाने पर जब आपने आ बना तो जहाँ 5-6 व्यंजनों का प्रयोग हो रहा था, वर्णों का प्रयोग हो रहा था, वो 5 ही रह गए, और आपका शब्द क्या बन गया, न्यायालय, न्यायालय। देख लीजिए, न्याय का घर, जहाँ न्याय होता हो उसको हम क्या कहेंगे, न्यायालय कहेंगे। तो ये आपके जो स्वर संधि में प्रथम संधि है दीर्घ संधि, उस दीर्घ संधि में हमने सबसे पहला स्वर उठाया वो था आपका ए, और ए का दीर्घ होता है आ, उससे हमने दीर्घ संधि का प्रयोग किया। दूसरा वर्ण आता है आपका ई, इकार आता है। इकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको दोनों को हमको मिला करके क्या करना होता है, बड़ा करना होता है। देख लीजिए बड़ा कैसे करते हैं, तो आपका जो है ई
धन ई या ई धन बड़ी, इनको मिलाने पर बनती क्या है, दीर्घ यानी बड़ी ई बनती है। प्रथम क्लास में बताया था मैंने कि ई का उच्चारण, बड़ी ई का उच्चारण हमको उसी तरीके से करना है। छोटी ई का मतलब ई, बड़ी का मतलब ई, ऐसे करना होता है। तो आपका जो है चाहे ई हो तो भी बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई होगा तो भी बड़ी ई बनेगा, छोटी ई बड़ी ई कैसे भी मिलकर के आ जाए, बनना क्या है भाई, बड़ी ई स्वर बनना है। ठीक है, चलो इसके उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो जैसे आपका शब्द है कवि। अब ये भी ध्यान रखना होता है संधियों में कि हमको प्रथम शब्द का भी ज्ञान होना चाहिए और द्वितीय शब्द का भी ज्ञान होना चाहिए, कौन सी मात्रा का प्रयोग होता है। कई बार इनकी त्रुटियों को देकर के ही पूछ लिया जाता है प्रश्न कि भाई जो है सही संधि विच्छेद कौन सा हो रहा है। तो कवि और सामने जो है शब्द है इंद्र। इंद्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ। कवि में कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, और इंद्र में भी कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। अब जो है हम दोनों को मिलाने पर, जब हमने दोनों को मिलाया तो हमारे पास में कौन सी मात्रा आ गई, बड़ी ई की मात्रा आ गई। और जब हम दोनों को मिला करके लिखते हैं तो आपका जो है शब्द बनता है कै, अब ये बड़ी की मात्रा लग गई इसमें, कवि, ऐसे आपका जो है कै भी बड़ी की मात्रा लग गई, और ये नए और त्रय, ऐसे कैसे लिख दिया, और शब्द क्या बन गया आपका, कवींद्र। अब इस भ्रम में मत आ जाना आप कि कवि में बड़ी की मात्रा होती है। यहाँ दो वर्णों के मेल से होकर के बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, जबकि केवल अकेला शब्द जो अगर कवि शब्द है उसमें छोटी की मात्रा आती है। ऐसे जो है बड़ी छोटी मात्रा का प्रयोग हो जाता है। जैसे आपका शब्द है रवि, तो रवि में भी छोटी की मात्रा होती है। और अगर इसको जो है ऐसे कर दिया जाए, यहाँ पर ईश शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, ईश का अर्थ भी श्रेष्ठ होता है, स्वामी होता है, और इसमें छोटी की मात्रा है और इसमें बड़ी की मात्रा है। दोनों को मिलाने पर भी हमारे पास में मात्रा कौन सी आई, बड़ी की मात्रा का प्रयोग, ये बड़ी मात्रा। अब बड़ी मात्रा आ गई, दोनों को मिला करके हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपका रै, ये वै। अब बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग हम जो है रवि, और ये पीछे आपका से लिख दिया, ठीक है ना। तो आपका जो है ये से हो गया और आपका शब्द बन गया रवीश। देख लीजिए, रवि यानी रवि के ऊपर ही जो स्वामी है। आप कहोगे रवीश कौन है, अरे रवि यानी सूर्य को जो चमत्कार देता है, चमत्कृत करता है, वो परम शक्ति को हम क्या कहेंगे, रवीश कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको ई के माध्यम से भी बोध हो जाता है। कुछ उपसर्गों को मिला करके भी हम जो है शब्द बना लेते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आया था आपका जो है शब्द है अधि, ये अधि उपसर्ग होता है, अधि उपसर्ग होता है, और इसमें अगर इस शब्द को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर इसमें छोटी की मात्रा और इसमें बड़ी की मात्रा, दोनों मिलकर के क्या हो गई, बड़ी की मात्रा हो गई। जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे अधीश। इससे हमको वर्तनी शुद्धि का ज्ञान होता है कि अधीश शब्द कैसे लिखा जाता है। बड़ी की मात्रा का प्रयोग अधीश शब्द में होता है। प्राय कुछ छात्र जो है इस शब्द में भी गड़बड़ी करते हैं। देखिए कौन से शब्द में गड़बड़ी करते हैं बोलने में। प्राय कहते हैं मैं आपके अधीन थोड़े ही हूँ। अधीन शब्द अशुद्ध है, अधीन शब्द होता है। अब क्यों होता है, इसकी परख कैसे हो, जांच कैसे हो कि भाई जो है अधीन ही होता है, आधीन नहीं होता। बहुत सारे छात्र जो है इस मामले में कह देते हैं सर आधीन ही सुना है हमने, तो आधीन ही देखा है, आधीन ही पढ़ा है। नहीं, क्योंकि हमको संधियां इस बात में बताती हैं कि अधीन शब्द शुद्ध होगा न कि आधीन। कैसे होता है भाई देखिए, ये है आपका अधि उपसर्ग।
ये अधि उपसर्ग रहा, और इसमें इन प्रत्यय जोड़ा हमने, ये इन प्रत्यय है। अब इन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो इन प्रत्यय जोड़ने पर देखो आप, अधि में कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, और इधर भी जो है कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है। दोनों को मिलाने पर हमारे पास में क्या आ गया भाई, बड़ी ई हो गया, और बड़ी ई हो गया तो हम दोनों को मिला करके लिखेंगे तो आपका जो है ए और ये ध, और इसमें हमने बड़ी की मात्रा ये जोड़ दिया, अधि, और आपका जो है पीछे हमने क्या लगा दिया, नहीं। अब देख लीजिए आप, अधीन शब्द होता है या आधीन होता है। आ कहाँ से आ गया भाई, वो हमने सिर्फ उच्चारण के कारण त्रुटिवश जोड़ दिया है, और वर्तनी की दृष्टि से यही शब्द शुद्ध होता है। तो कौन सी संधि प्रयोग हुई अधीन में, ई और ई, यानी दो छोटे स्वरों से मिलकर के बड़ा स्वर हुआ, और वो एकार था, और आपका शब्द क्या बन गया, अधीन बन गया। इस प्रकार से आप जो है संधियां में दूसरा जो स्वर संधि जो है, जो आपने प्रथम स्वर संधि पढ़ रहे हैं द्विग संधि, उसमें दूसरा वर्ण ई के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूं आपको ऊ के बारे में। ऊ, धन, ऊ, अब ये चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई सा भी हो, दोनों को मिलकर के और बनना क्या है भाई, बड़ा ऊ बनना है, ये है। अब इसको हम छोटे बड़े बड़े छोटे कैसे भी आमने सामने आ जाए। संधियों में एक बड़ा लाभ है आप लोगों को, स्वर संधि में बड़ा लाभ है। स्वर संधि में बड़ा लाभ ये है कि जो प्रथम शब्द आता है उसका अंतिम स्वर व्यंजन में बैठा हुआ होता है, वो तो आपको निकालना होता है, और जो द्वितीय शब्द होता है उसका प्रथम स्वर आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है आपको, अगर संधि विच्छेद शब्द है तो, और प्रथम में से आपको निकालना है। और अगर दोनों मिले हुए शब्द आए आपके और संधि पूछी तो आप बीच में से उसको तोड़ने का प्रयास, सार्थक प्रयास कीजिए, क्योंकि संधि सार्थक शब्दों के मध्य ही होती है। तो आपका ऊ और ऊ से जो है बनाते हैं। सबसे पहले आपको जो है ये शब्द है लघु, लघु। आपने जो है उत्तम, उत्तर ऐसे जो है पढ़ा होगा, तो लघु उत्तर में आपका जो है लघु के सामने क्या शब्द आया, उत्तर शब्द आया, और उत्तर शब्द आया तो ये घ में जो है किसकी मात्रा लगी हुई है, ऊ की मात्रा लगी हुई है, और इसमें उत्तम में भी प्रथम स्वर क्या है, ऊ है, और दोनों को मिलाने पर जो आपका स्वर बना वो आपका क्या बन गया भाई, बड़ा ऊ हो गया। और बड़ा ऊ हो गया तो आप जो है दोनों को मिला करके, क्योंकि घ में से आपने क्या निकाला, ऊ स्वर निकाल लिया, तो घ कैसा रह गया भाई, आधा रह गया। और आधा रह गया तो आप जो है ये ल, ये घ, अब तक कैसा है ये, इसमें से अगर हलंत लगा देते तो ये कैसा हो जाएगा, आधा। अब हमारे पास में स्वर आ गया बड़ा ऊ, और ऊ आ गया तो हमने बड़े ऊ का प्रयोग कर दिया, और बड़े ऊ का प्रयोग कर दिया तो आपका शब्द क्या हो गया, लघु। बाकी के तर को ऐसे कैसे लिख दीजिए, और ऐसे ऐसे आप लिख देंगे तो आपका जो है शब्द बन गया तर, और बड़ा ऊ लग गया और शब्द बन गया आपका लघु तर। इसका मतलब लघु में जो है, यहाँ पर तो लघु एक शब्द है तो इसमें तो ऊ की मात्रा छोटी है, लेकिन दोनों को मिलाने पर ऊ जब मिल गए तो बड़ा कैसा बन गया आपका, लघुत्तर बन गया। इसी प्रकार से ऐसा कैसे शब्द और है, और वो है आपका लघु धन उत्तम, और आपका जो है लघुत्तम। यहां पर भी आपका क्या है, छोटा ऊ है, और यहां पर भी छोटा ऊ। दोनों को मिलाने पर आपका क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और बड़ा ऊ हो गया तो आपने ये बड़ा ऊ। अब जब हम दोनों को मिला करके लिखेंगे तो मिला करके लिखने में आपको जो है ये ल, ये घ, अब दोनों स्वरों का मेल जो हुआ वो घ पर हुआ, तो घ पर हुआ तो हमने बड़ा ऊ लगाया, और बड़ा ऊ लगाएंगे
तो बड़े ऊ में जो है आपका ये लघु। अब तम को आपको ऐसे कैसे ही लिख देना है, और तम आप ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो ये देखो आप, ये तम, और आपका शब्द हो गया लघुत्तम, क्योंकि यहाँ उत्तम शब्द था। उत्तम शब्द में भी जो है संधि है, ऐसा नहीं है इसमें संधि नहीं है, ये भी संधि युक्त बना हुआ शब्द है, लेकिन इसमें व्यंजन संधि है, और वहाँ होगा उद धन तम, उद उपसर्ग के तम प्रत्यय लगने पर उत्तम शब्द बनता है, और आपका शब्द हो गया लघुत्तम। कई बार आप शब्द को इसको भी देखते होंगे, सर हमने तो कई बार लघुत्तर भी देखा है, तो वहाँ लघुत्तर अगर देखा होगा तो बीच में तय नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर देखो ये है लघु, और यहाँ संधि कार्य नहीं हुआ, केवल आपका जो है तर प्रत्यय लगा है, और लघु तर लगा है, इसका मतलब सबसे छोटा। तर प्रत्यय लगता है यानी आपकी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में तर प्रत्यय का प्रयोग होता है, और तर का प्रयोग हुआ तो आपने क्या लिखा, लघु तर। अब इसमें ऊ नहीं है, केवल तर है, और तर प्रत्यय से होना है, संधि कार्य नहीं हुआ है, यहाँ प्रत्यय कार्य हुआ है। इन दोनों में भेद नहीं कर पाते हैं, हमने तो आज तक लघुत्तर देखा है, सर कह रहे हैं लघुत्तर होता है, तो लघु यानी छोटा, उत्तर, और यहाँ है लघुत्तर यानी सबसे छोटा। दोनों अर्थों में भिन्नता आपको दिखाई देगी। तो ये आपका जो है ऊ के माध्यम से आपको बताया। और शब्द बताता हूँ आपको, आपका जो है शब्द है वधू। शब्दों को भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन से शब्द में कौन सी मात्रा आएगी, और ये शब्दों के स्वर की मात्रा का ज्ञान जो है कहाँ से आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची पढ़ने से। तो हम शब्दों को देखेंगे, शब्दों को देखेंगे तो हमको मात्रा का ज्ञान होगा। अब मात्रा का ज्ञान होगा तो एक चीज़ तो ये कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची पढ़े, शब्दों का ज्ञान हुआ। दूसरा, हमको स्वर का ज्ञान कैसे रहे, तो हमको जिस स्वर की मात्रा वर्ण में लगी हुई हो उसी ही का उच्चारण करना चाहिए। हम अगर वधू का उच्चारण करेंगे तो हमको पता लग जाएगा, इसका मतलब ढ में बड़ा हुआ आता है, और हम अगर वधू ऐसे कर देंगे तो अपने आप छोटा कर देंगे। इसको हम मिला करके भी देख लेते हैं, हम बोलते हैं बहु, वधू शब्द से बना है बहु, तो बहु में बड़ा हुआ आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो बहुत सारे के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहाँ छोटा हुआ आता है बहु, ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो वधू शब्द है और वधू में बड़ा हु आता है, तो वधू उत्सव, ये हो, देखिए यहाँ छोटा हुआ है, यहाँ बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ, और यहाँ क्या है, छोटा हुआ। दोनों को मिलाने पर भी आपका क्या हो गया, बड़ा हुआ हो। जब हम मिला करके लिखेंगे तो भी बड़ा हुआ ही रहेगा, और यहाँ से एक स्वर कम हो जाएगा, और आपका शब्द बन गया वधू स वधूत्सव। वधू का उत्सव, जिसको हम रिसेप्शन बोलते हैं, वधू के आगमन के बाद में जो उत्सव मनाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे भाई, वधूत्सव कहेंगे। और रकार का बता देता हूँ आपको। रकार का जो है आपका है, जैसे आपने देखा गुरु, तो गुरु में प्रारंभिक क्लास में बताया था, इस प्रकार एल आकार में अगर हो तो वहाँ पर रे जो है छोटा होता है, तो गुरु, और सामने हमने लिख दिया ओ प दे से। अब भाई गुरु जी ने उपदेश दिया है तो मानना ही पड़ेगा, उस उपदेश को तो मानना ही पड़ेगा। तो रे में कौन सा हुआ है, छोटा हुआ है, और सामने भी कौन सा है, छोटा हुआ है, और दोनों को हमने मिलाया तो मिलाने पर हमारा जो है क्या बन गया भाई, बड़ा ऊ बन गया, ये बड़ा ऊ हो गया। अब हम इसको बड़े ऊ को किस पे लगाएंगे, रे पर, और आपको अब भिन्नता ही पता लग जाएगा। छोटे रे में छोटा ऊ लगता है तो कैसा दिखाई देता है, और बड़ा ऊ लगता है तो कैसा दिखाई देता है। आपका देखो यहाँ पर है गु रू, ये बड़ा ऊ लग गया, और पदेश को आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, तो आपका जो है शब्द क्या बन गया, गुरु उपदेश, यानी गुरु जी का उपदेश। तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई भाई, दीर्घ संधि में ऊ शब्द से संबंधित आपकी दीर्घ संधि हो गई है। तो ये आपका उकार के बारे में हो गया। अब आपका जो है तीसरा वर्ण आता है ई उ री, ए ई उ री, तो री आता है, तो री का भी हम देख लेते हैं। तो आपका जो है देखिए इधर री के सामने री आए,
री के सामने री, री धन री। अब आपको जो है एक पहचान बता देता हूं। मैंने और दो री क्यों नहीं लिखी इसमें, छोटी बड़ी क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हिंदी में कोई भी व्यंजन वर्ण बड़ी री से प्रारंभ होता ही नहीं है। कोई भी शब्द जो है बड़ी री से प्रारंभ होगा ही नहीं। तो हम जब होगा ही नहीं तो हम उसको लिखने से भी क्या फायदा है? इसका मतलब री हमेशा छोटी ही प्रयोग होती है शब्दों में। तो मिलाने पर जरूर बड़ी हो जाती है, लेकिन प्रारंभिक तरीके से जो है आपके क्या आएगा? री आएगा। चाहे अंतिम स्वर के रूप में हो चाहे प्रथम स्वर के रूप में हो, छोटी री का ही प्रयोग होता है। तो री के सामने अगर री आए तो दोनों री को मिलाने पर आपका जो है बड़ी री बन जाएगी। अब बड़ी री को कैसे लिखते हैं? तो देखो ये छोटी री हो गई और इसको एक बार घुंडी ऐसे और लगा दी इसके ऊपर, तो ये आपका क्या हो गया? री हो गया। अब किसी व्यंजन वर्ण पर जब री का प्रयोग होता है तो व्यंजन वर्ण पर प्रयोग होने पर बड़ी री का जो प्रयोग होगा वो कैसे होता है भाई? जैसे ये लिखा हुआ है तय, और इसमें बड़ी छोटी री का प्रयोग हुआ तो ये ऐसे लिख दिया, और अगर बड़ी री का प्रयोग हो गया तो एक बार और इसको मुड़ा दिया और आपका क्या बन गया? बड़ी री का प्रयोग हो गया। देख लेते हैं कैसे। आपका जो है शब्द है पितृ धन ऋण, यानी पिताजी का ऋण। पितृ का मतलब होता है पिता, तो पितृ ऋण। और हमारे शास्त्रों में कहा है कि हमारे ऊपर पितृ ऋण भी होता है, देव ऋण भी होता है, ऋषि ऋण भी होते हैं, तो हम उनको ऋणों को चुकाना होता है। तो सबसे पहले पितृ ऋण, तो पितृ में जो है क्या लगा हुआ है भाई? री लगा हुआ है, और सामने भी क्या है? री है, और दोनों को मिलाया हमने तो हमारे पास में बड़ी री बन करके आ गया। अब इसको हम किसी व्यंजन वर्ण पर लगाएंगे तो जो है दोनों को मिलाने पर पे, ये आपका तय। और आपको जो है बड़ी री को ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, आपका है ये त्रि, पितृ। अब न रह गया शेष, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए और आपका शब्द क्या बन गया? पितृण। आपका शब्द बन गया पितृण। ये बन गया आपका पितृ। इसी प्रकार से आपका और उदाहरण शब्द है मातृ धन ऋण, और दोनों को मिला करके लिखेंगे यहाँ पर री और यहाँ पर भी री, और दोनों को मिलाया तो आपका जो है बड़ी री बन गया। और बड़ी री बन गया तो हम दोनों को मिला करके क्या लिख देंगे? मातृ। हम मातृ में ये जो है बड़ी री लिख दिया, ये बड़ी री हो गया। अब बड़ी री होने पर ये आपका न को ऐसे ऐसे लिख दिया और आपका शब्द क्या बन गया? मात्र। तो ये आपकी दीर्घ संधि पूरी हो गई। चाहो तो एक आध दो शब्दों का ई बुक के माध्यम से भी आप जो है इनके और उदाहरण देख सकते हैं। तो ये आपका मातृण हो गया और दीर्घ संधि आपकी पूरी। अब दीर्घ संधि की पहचान आपको बता देते हैं। पहचान करने से हम पहचान कैसे करें? आपने तो अलग अलग करके दिए थे और एक हो गए दोनों, लेकिन हम अगर एक दिया हुआ हो तो उसको हम अलग अलग कैसे करें? चारों स्वरों के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपके साथ पास में शब्द था रामाधीन, राम के अधीन, ये हो गया। इस प्रकार से आपका एक शब्द हो गया नदीस, ये इकार से संबंधित हो गया। ये आपका हो गया वधू पै दे से, ये ऊ से संबंधित हो गया। और ये आपका पे त्रिपितृण, ये हो गया। चलो मिले हुए शब्द आ गए। अब मिले हुए शब्दों को जो है देखेंगे हम, तो मिले हुए शब्द हैं। मिले हुए शब्दों हमने देखा, हमसे पूछा इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो हमने देखा रामाधीन। तो रामाधीन का मतलब इसमें दो शब्दों का प्रयोग है और यहाँ पर हमको दीर्घ स्वर सुनाई दे रहा है, यहीं से इसको अलग कर दीजिए।
तो आपका शब्द बन जाएगा राम धन अधीन। तो पहचान हो गई, जिसमें दीर्घ स्वर बीच में दिखाई दे रहा है इसका मतलब इसमें दीर्घ संधि है। तो राम धन अधीन। नदी इसमें देख लीजिए, आपका शब्द है नदी, नदी में बड़ी की मात्रा आती है और इसमें भी बड़ी की मात्रा आती है और ये यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है और आपका शब्द क्या हो गया नदी धनी से नदी। ऐसे यहाँ पर ही बड़ा ऊ लगा हुआ है और बड़ा ऊ लगा हुआ है तो वधु धन उपदेश। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि वधु में गलती से छोटा ऊ नहीं लग जाए, तो वधु धन उपदेश। तो ये आपका जो है ये हो गया वधु देश। यहाँ पर बड़ी की मात्रा मैंने कहा प्रारंभ में कभी बड़ी री नहीं आती और अंतिम वर्ण में भी बड़ी री नहीं आती है, बीच में संधि के कारण बड़ी री हो सकती है। तो अगर यहाँ पर जो है बड़ी री लगी हुई है तो अब आपको बड़ी छोटी का कोई अंतर नहीं करना है, केवल आपको दोनों तरफ छोटी छोटी री रख देना है और आपका हो गया पितृ धन ऋण और आपका शब्द बन गया पितृ। तो ये आपकी दीर्घ संधि हो गई, इसकी पहचान भी हो गई। मुझे विश्वास है आपको दीर्घ संधि निश्चित रूप से आएगी। चलिए अगली संधि पर चलते हैं और अगली संधि आपकी जो है वो है गुण संधि। गुण संधि को देख लीजिए। गुण संधि में आपके यदि ए आ के सामने ई उ या री आवे तो क्रमशः जैसा इनका क्रम है वैसे ही क्रमशः क्या हो जाएंगे भाई ए ओ अर हो जाते हैं। यहाँ पर हम दो का जोड़ा बना देते हैं, या ई आए तो भी क्या होगा आपका ए बन जाएगा, अगर उ आए तो क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा और री अगर आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा अर। ध्यान देने योग्य बात, यदि ए आ के सामने चाहे ए हो चाहे आ हो, दो के सामने अगर ये आए तो क्या हो जाता है ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, ए आ के सामने ई आए तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और अगर ए आ के सामने अगर ऊ आए तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा और अगर जो है ए आ के सामने अगर क्या आ जाए री आ जाए तो भी क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। ध्यान रखना रे आधा है और जब रे आधा होता है सामने अगर व्यंजन वर्ण आ रहा हो तो रे कहाँ पहुँच जाता है, आधा रे होता है वो हमेशा ऊपर चला जाता है। तो इनके बारे में आप संधि करके देख लेते हैं। तो आप जो है देखिए सबसे पहले आपका ए आ के सामने ए आ के सामने क्या आ जाए भाई ई या ई आए तो क्या हो जाता है ए हो जाता है। जैसे आपका शब्द है देव धन ईश, बड़ी मात्रा का प्रयोग आ गया देव धन ईश। तो वकार में कौन सा स्वर है ए स्वर है और सामने कौन सा प्रत्यक्ष रूप से स्वर रखा है ई रखा है। अब दोनों को मिलाने पर जो हमारे पास में स्वर बना वो क्या बन गया भाई ए बन गया। इसका मतलब हमने वे में से क्या निकाला था ए, तो वे कैसा रह गया आधा, यानी स्वर रहित रह गया। उसमें हमने कौन सा स्वर दे दिया ए स्वर दे दिया। हालांकि ए और ई की संधि से ए स्वर उत्पन्न हुआ है लेकिन इसको एक स्वर की मान्यता प्राप्त है और एक स्वर की मान्यता प्राप्त है तो हमने क्या लिख दिया भाई दे वे से देवेश। जो देवों के भी स्वामी हैं उनको हम क्या कहेंगे देवेश कहेंगे। और देख लीजिए आ का उदाहरण दे देते हैं आपको। जैसे आपका शब्द है रमा, रमा नाम किसका है, रमा नाम मतलब है लक्ष्मी, रमा कहते हैं लक्ष्मी को। और रमा के सामने अगर आपका क्या आ जाए ईश आ जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा वर्ण है आ और सामने कौन सा है ई, दोनों को मिलाने पर आपके पास में जो है क्या आ गया बड, आपका जो है ए आ गया और ए आ गया तो दोनों को मिलाकर के आपने लिखा र
आपके पास में एक नया अर्थ भी आ गया। यहाँ पर दो शब्द थे, रमा यानी लक्ष्मी, ईश यानी स्वामी, और जो रमा के स्वामी हैं या लक्ष्मी के स्वामी हैं उनको हम क्या कहते हैं, रमेश कहते हैं, अर्थात विष्णु भगवान का नाम रमेश है। राइट। और देख लेते हैं, महेश से देख लेते हैं। तो आपका शब्द है महा, धन, ईश, और आपका शब्द बन गया महेश। मूल शब्द है महान, महान शब्द में संज्ञा हट गया तो महा रह गया, और ईश यानी जो महान देवता है, और महान देवता संसार में कौन है, शंकर भगवान है, क्योंकि पर्वत पर रह रहते हैं, बिना कपड़ों के रह रहते हैं, ठंड में रह रहते हैं, कोई जहर पिलाए तो जहर भी पी लेते हैं, इसलिए उनको महान देवता कहा गया है, इसलिए उनका नाम क्या है, महेश। तो आपका महाधन इससे क्या बन गया, महेश, रमेश। इसी प्रकार से आपका जो है शब्द है सुर, धन, ईश से आपका क्या हो गया, सुरेश। इसका मतलब हमको पर्यायवाचियों का भी ज्ञान इससे होता है। और देख लीजिए, आपका जो है सुर, यहाँ पर है देखो शब्द खग, खग, और जो है अगर इसके साथ में हमने इंद्र शब्द जोड़ दिया, ये जोड़ दिया इंद्र। अब यहाँ पर इसमें ए की मात्रा है और इसमें ई है, और दोनों को मिलाकर के हमने किया तो आपका जो है क्या हो गया भाई, ए हो गया। ए हो गया। अब ए हो गया तो हम दोनों को मिलाकर के लिख देते हैं, और आपका जो है क्या शब्द बन जाएगा, है गे रे, खगेंद्र। खगेंद्र कैसे कहते हैं भाई, खगेंद्र कहते हैं पक्षीराज गरुड़ को, तो ये पक्षीराज गरुड़ हो गया। तो आपका जो है पक्षीराज गरुड़ को खगेंद्र, खगधन इंद्र से क्या हो गया आपका, खगेंद्र हो गया। ऐसे ही महा, धन, इंद्र, महाधन इंद्र। महाधन इंद्र से आपका क्या बन गया, महेंद्र, महेंद्र। तो ये इस प्रकार से आपके जो है महाधन इंद्र हो गया। तो ए आके सामने अगर ई स्वर आए, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों में से कोई भी मात्रा हो, तो आपको जो है ए हो जाता है, और आपका शब्द बन गया महेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, राजेंद्र, खगेंद्र, पवनेंद्र। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जितेंद्र, जितधन इंद्र से क्या बन गया, जितेंद्र बन गया। धर्मेंद्र, धर्मधन इंद्र, ये धर्म शब्द रहा, और इसके सामने आपका क्या आ गया, इंद्र शब्द आ गया, तो आपका क्या बन गया, धर्मेंद्र। ये लीजिए, धर्मेंद्र बन गया। तो इस प्रकार से आपका शब्दों का निर्माण हो गया। तो ये हो गया आपका ए आके सामने अगर ई आए तो। अब देखते हैं हम अगला ओ, ए आ के सामने क्या आ जाए भाई, प्लस, आपका क्या आ जाए, ऊ या वडाऊ, कोई सा भी आ जाए तो इनको मिलाने पर आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और ओ को ही गुण कहा गया है। तो आपका ओ कैसे बनता है, जैसे आपने जो है शब्द है आपका सूर्य, ये शब्द है, और सूर्य शब्द के साथ में आपने क्या जोड़ दिया भाई, उदय शब्द जोड़ दिया। सूर्य, उदय, सूर्य में कौन सा एस स्वर बैठा हुआ है, ए स्वर बैठा हुआ है, सामने कौन सा स्वर है, ओ, और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलकर के आपका जो है क्या हो जाता है भाई, ओ बन जाता है, और ओ बन जाता है तो हम दोनों को मिला करके लिखेंगे
तो शब्द क्या बनेगा आपका? सूर्योदय। देख लीजिए, सूर्य धनोदय से क्या बन गया आपका? सूर्योदय बन गया। और देख लीजिए आपका जो है, आप प्रार्थना पत्र में लिखा होगा आपने, महा धन उदय, ये लिखा होगा। और आपका जो है दोनों से मिलकर के बनने वाला जो शब्द है वो होगा आपका महोदय। तो ये आपका महोदय शब्द तैयार होता है। तो महाधन उदय से आपका महोदय। इसी प्रकार से आपका महोदय के बाद में सूर्योदय, महोदय, है ना, पर में धन ओ जा स्वी, दोनों को मिलाकर के शब्द लिखेंगे तो आपका जो है शब्द क्या बन जाएगा? गलत हो गया है। परम धन उदार, और शब्द बनेगा आपका परमोदार है। जो परम उदार है उसको हम क्या कहेंगे? परमोदार। परम धन उदार से परमोदार। तो ये आपके ऊ से संबंधित जानकारी आपको हो गई। अब ऊ के बाद में आता है आपका री। री में भी देख लेते हैं। तो ए आ के सामने क्या है भाई? री आ जाए। अब मैंने केवल एक ही री लिखी है, बड़ी री छोटी का चक्कर नहीं रखा यहाँ पर एक ही री है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमेशा शब्द प्रारंभ हो चाहे अंतिम हो, उसमें जो है छोटी री का ही प्रयोग होता है, बड़ी री का प्रारंभ में कभी प्रयोग नहीं होता। और इनको दोनों को मिलाते हैं तो आपका शब्द बनता है अर्थ, और ये बन गया आपका अर्थ। अब इसको जो है ध्यान रखना, रे हलंत है यानी आधा है, और आधा रे होता है वो कहाँ जाता है? ऊपर चला जाता है। जो स्वर हमारे पास में आया है उस स्वर को हम, जिससे हमने आ स्वर लिया या ए स्वर लिया, उसको वापस दे देते हैं और रकार को ऊपर पहुंचा देते हैं। देख लेते हैं। आपका शब्द है देव धन ऋषि। देव धन ऋषि। अब ऋषि शब्द में देखो, ये देव में कौन सा स्वर है? ए, और सामने क्या लिया हमने? री। दोनों को मिलाने पर हमारे पास में क्या हो गया? अर हो गया। अब अर हो गया तो हम मिलाकर के जब लिखेंगे तो आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपका देव। तो ये वे में से जो हमने ए लिया था वापस दे दिया। अब हमारे पास में जो है क्या बच गया? री, रे बच गया। और रे जब जो होता है तो सी सामने वर्ण रह गया, और वो व्यंजन है, और व्यंजन है तो सी के ऊपर क्या चल जाएगा? आपका रे चल जाएगा, और शब्द क्या बन गया आपका? देवर्षि। और देवर्षि हम किसे कहते हैं? नारद जी को या बृहस्पति जी को देवर्षि कहते हैं। ऐसे ही आपका जो है महर्षि, महा धन ऋषि। महाधन ऋषि। अब महाधन ऋषि से आपका जो है वही, इसमें आ है और यहाँ पर री है, और दोनों को मिलाने पर जो है आपका क्या बन गया भाई? अर बन गया। ये अर हो गया, और दोनों को मिलाकर के हम जब लिखेंगे तो शब्द बनेगा हमारा महर्षि। फिर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। और देख लेते हैं, महर्षि के बाद में आता है आपका सप्त धन ऋषि। और सप्त धन ऋषि आ गया तो आपका सप्त ऋषि से जो है सप्त को यहाँ से आर उत्पन्न हुआ, और आपको दोनों को मिलाकर के क्या लिख दिया आपने? सप्तर्षि। सप्तर्षि।
सप्तर्षि, यानी 7 ऋषियों का जो जोड़ा है उसको क्या कहा जाता है, सप्तर्षि कहा जाता है। इस प्रकार से आपका जो है इन शब्दों का प्रयोग गुण संधि में होता है। आपका शब्द है ग्रीष्म, धन ऋतु, इसमें भी री आया साथ में, और जब दोनों को मिला करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे ग्रीष्म, और ए वापस आ गया, दोनों को मिलाने पर आर उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हो गया भाई, आर उत्पन्न हो गया। रे कहाँ चल जाएगा, तय के ऊपर, और हमने इसको ग्रीष्मतु ऐसे लिख देंगे। लेकिन प्रायः आपने ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा होगा, ऐसे लिखा हुआ देखा होगा। इनको कई बार अलग अलग करके भी लिख देते हैं, ग्रीष्म ऋतु, और दोनों ही तरीके सही हैं। लेकिन अगर संधि के रूप में पूछते हैं तो यही होगा ग्रीष्म ऋतु, यही शुद्ध होगा। तो ये आपका जो है गुण संधि भी आपकी पूरी हो गई। अब आपकी जो है बात करते हैं वृद्धि संधि की। और वृद्धि संधि में जो है, वृद्धि संधि में सबसे पहले वृद्धि संधि में भी गुण संधि की तरह ही होता है। आपका जो है वृद्धि संधि है, ये आगे वृद्धि रेची। यहाँ पे भी जब ए आके सामने ए अथवा आई आवे तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आई हो जाता है, आई हो जाते हैं। तथा ए आके सामने ओ अथवा औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। वैसे ही गुण संधि की तरह ही है। और बता देता हूँ आपको, ए आके सामने क्या आए, ए या आई आए तो भी क्या होगा, आई होगा, और आई हो जाएगा। अब ये आई जो होता है ये किसी व्यंजन वर्ण पर जब दिखाई देता है तो ये कैसे दिखाई देगा, देखो आई की मात्रा ऐसे दिखाई देगी कई के रूप में। वैसे यहाँ आपको एक मात्रा के रूप में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ दो मात्रा के रूप में दिखाई देगा। ये जो है आपका होगा। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो जैसे आपका जो है शब्द है सदा धन एव, सदा धन एव, सदा धन एव में से आपका सदा धन एव, तो इसमें क्या है आपका आ, और सामने कौन सा स्वर रखा हुआ है, ए। दोनों को जो हमने मिलाया तो दोनों को मिलाने पर हमारे सामने क्या आ गया, आई बनकर के आ गया, और ये हो गया। तो सदा में से हमने आ स्वर निकाल लिया, सामने ए रखा हुआ है, दोनों को मिलाने पर क्या हुआ, आई। तो हम वापस दय में जो है आई की मात्रा को लगा देंगे, और दय में जब आई की मात्रा को लगाएंगे तो व्यंजन के ऊपर जब मात्रा लगाते हैं तो आपका जो है दो मात्रा के रूप में प्रयोग होता है, और आपका शब्द हो गया सदैव। देख लीजिए सदैव बन गया। ऐसे ही आपने देखा होगा तथा धन एव, तथा धन एव, तथा में क्या है आ, सामने क्या है ए, दोनों को मिलाने पर क्या हुआ, आई, और मिलाकर के हमने लिखा तो आपका क्या हो गया, आई हो गया। और इसको लिखेंगे तथैव, तथैव। और देख लीजिए आपका है एक धन एक, यहाँ पर भी क्या है आपका, कै में क्या है सामने क्या रखा है आपका, ए। दोनों को मिलाने पर क्या हुआ, आई, और मिलाकर के लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा एकैक। ये हो गया। एक एक का मतलब होता है एक के बाद एक। तो ये आपका आई की मात्रा का हो गया।
आई की मात्रा के बारे में, ये ए की मात्रा आया है, आई की मात्रा के बारे में और बता देते हैं। जैसे शब्द है आपका परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य। यहाँ पर क्या है, सामने क्या है, आई, दोनों को मिलाने पर भी क्या हुआ, आई, और आपका शब्द बन गया परमैश्वर्य, परम ऐश्वर्य, यह आपका परमेश्वर्य बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपका और बना देते हैं, देव धन ऐश्वर्य, हो गया आपका देवैश्वर्य, देवों का ऐश्वर्य। तो ये हो गया आपका ए और आई से संबंधित। अब आता है आपका ओ से संबंधित। तो आपका जो है ए और आ के सामने क्या आ जाए भाई, ओ या औ आ जाए, तो भी इनको मिलाने पर आपका क्या बनेगा, औ ही बनेगा। जैसे परम धन ओ जस्वी, और दोनों को मिलाने पर बन गया आपका मऊ जा परमौजस्वी, ये हो गया। तो परम में क्या है आपका है, सामने क्या है आपका ओ, और दोनों को मिलाने पर क्या हो गया आपका औ, और आपका शब्द बन गया परमौजस्वी। इसी प्रकार से परम, परम धन औषधि, औषधि, ये शब्द है। परम में जो क्या है, सामने भी क्या रखा है आपका औ, और दोनों को मिलाने पर आपका क्या बन गया, औ बन गया। और जब मिला करके देखेंगे तो शब्द बनेगा आपका परमौषधि, परम औषधि। ये आपकी वृद्धि संधि कंप्लीट हो गई। वृद्धि संधि में आपको इतना ही याद रखना है कि भाई जो है वृद्धि संधि कहाँ होती है। तो वृद्धि संधि में जो है दो स्वरों को याद रखना है। आपके जो है दो स्वर है, और दो स्वरों को देख लीजिए। जब ए आके सामने क्या आए, ए आई आए, तो आपका क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और ए आके सामने अगर ओ अथवा औ आए तो औ हो जाता है। इतना ही वृद्धि संधि में याद रखना है, और ये आपकी वृद्धि संधि कंप्लीट हो गई। यदि वृद्धि संधि के बाद में आती है आपकी जन संधि, और जन संधि में आपको जो है ये थोड़ा अब तक जो आप ए आ के सामने ई यू करते किया है, उसके स्थान पर अब वर्णों का परिवर्तन हो गया। जो वर्ण स्वर अब जो है बाद में आ रहे थे, वो अब पहले आने लग जाएंगे, और पहले आएंगे तो उनका जो परिवर्तन है वो व्यंजन में होता है। ये यण संधि की विशेषता है। तो स्वर संधि की अग्रिम पंक्ति में बढ़ते हैं तो यण संधि आती है, और यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। इक के स्थान पर ये जो एक रखा हुआ है, इस एक के स्थान पर एक क्या है, तो एक है आपका ई उ री, ये आपके इक कहलाते हैं। ई के स्थान पर, उ के स्थान पर, री के स्थान पर। तो यहाँ दिया है एको यंती। जब ई दोनों स्वरों को लिया जाता है
ह्रस्व और दीर्घ को के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब ई नहीं आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर आना चाहिए। अब ई नहीं आना चाहिए तो कौन सा स्वर आना चाहिए भाई? अगर ई आ जाएगा क्या होगा? अगर ई के सामने अगर ई आ जाती है तो हम पहले दीर्घ संधि कर चुके हैं, इसलिए ई के अलावा कोई सा भी स्वर आओ, ए आओ, ओ आओ, ए आओ, ऐ आओ, कुछ भी आओ, लेकिन ई नहीं आना चाहिए। तो ई स्वर के सामने स्थान पर दोनों मिलकर के कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, तथा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ के स्थान पर वे हो जाता है, और री के बाद भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पर रे हो जाता है। इसको यहाँ समझ लीजिए आप, जैसे ये है ई के सामने अगर क्या हो भिन्न स्वर की बात की गई, ये भिन्न स्वर हो तो आपका जो है ई का परिवर्तन जो है, ये ई है, इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? यह में हो जाएगा, यानी व्यंजन वर्ण में स्वर जो है व्यंजन वर्ण में बदल जाएगा। ई जो है आपके किस में बदल जाएगा? यह में बदल जाएगा। आप तो यह समझ लीजिए कि जो है यह में बदल जाएगा, इस यह में बदल जाएगा। और अगर जो है ई के सामने ये हो गया, इसके बाद में आपका अगर ऊ के सामने क्या हो भाई? भिन्न स्वर हो तो ऊ के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। ध्यान रखना हलंत है दोनों। और अगर जो है ऊ के सामने के बाद में अगर री है आपका, ये है री, और री के सामने अगर क्या आ जाए आपका भिन्न स्वर आ जाए तो आपका जो है री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का कि ये जो है ये आधा होता है, वे भी आधा होता है, रे भी आधा होता है। किसके स्थान पर? ई के स्थान पर। ऊ के स्थान पर, ई के स्थान पर क्या होता है? ये। ऊ के स्थान पर क्या होता है? रे। री के स्थान पर क्या होता है? रे। अब संधियों में यहाँ से कठिनाई का स्तर थोड़ा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि अब परिवर्तन होना चालू हो गया। अब तक तो हम दोनों को मिला करके स्वरों का प्रतिपादन कर रहे थे, लेकिन अब स्वर के स्थान पर व्यंजन वर्ण आने लग गए हैं, इसलिए हमको यन संधि में थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए किसके स्थान पर क्या हुआ है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं इस चीज़ को। उदाहरण के माध्यम से सबसे पहले ई का देखते हैं। तो अभी बात कही थी कि ई या ई के सामने क्या आ जाए? भिन्न स्वर आए तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा। यह हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, आपका शब्द है अधि और इसके सामने जो है शब्द आ गया आपका आय, तो अधि में कौन सा स्वर लगा हुआ है? ई। और आपके जो है सामने कौन सा स्वर है? आ। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। यह कैसा है? हलंत है। इसमें हमने आ स्वर को मिला दिया, तो आ स्वर को मिलाने पर क्या बन गया? या। लिख दीजिए। हमने जब धैमे से ई को निकाल लिया तो हमारे पास में क्या हो गया? ई के स्थान पर ये। तो धै कैसा रह गया भाई? धै आपका आधा रह गया है, और आधा रह गया है तो हमको आधे में हमने क्या दे दिया? या। सामने व्यंजन वर्ण आ गया, तो ए ध्या ये हमारा शब्द। अधि धन आय से आपका शब्द क्या बन गया? अध्याय, क्योंकि ई के स्थान पर यह हो गया, धै आधा रह गया। किसी भी व्यंजन में से स्वर को जब निकाल लिया जाता है तो वो जो है व्यंजन आधा रह जाता है, और उसके सामने अगर कोई स्वर आ जाए तो पूरा हो जाता है, और अगर जो है व्यंजन ही रहे तो वह आधा का आधा ही रहता है, जैसा हमने आपको लिखवाया है अध्याय। और देख लेते हैं, बड़ी संधि करके देख लेते हैं कि जो है आपका शब्द है परि धन वे छ कै। परिधन अवेक्षक। परि में से हमने क्या निकाल लिया भाई? ई निकाल लिया। ई निकाल लिया तो आपका रे कैसा रह गया?
आधा रह गया। ई के स्थान पर क्या हो गया, यह हो गया। यह में हमने जो है ए स्वर को दे दिया, तो रे के लिए कोई स्वर नहीं मिला, और रे के लिए कोई स्वर नहीं मिला, आधा है, और आधा है तो कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाता है। आधा रे जो होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। और आपका शब्द बन गया पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक, क्योंकि यहाँ री के स्थान पर यह हो गया और रे जो है आधा रह गया, शब्द क्या बन गया आपका पर्यवेक्षक। और बता देते हैं, इसमें बहुत छात्र लोग गलती करते हैं, जैसे ऊपरी, ऊपरी, और शब्द है उक्त, ऊपरी धन उक्त, ये शब्द है। ऊपरी में से हमने क्या निकाल लिया, ई निकाल लिया, तो रे कैसा रह गया, आधा। सामने स्वर जो रखा हुआ है ई के स्थान पे क्या हो गया, ये स्वर जो रखा हुआ है वो कौन सा है, ऊ, और जो हम ऊ में जो है ये में ऊ लगा देंगे तो ये क्या बन गया, यू। अब इसको जो है रे आधा है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और हम दोनों को मिलाकर के लिख देंगे तो आपका शब्द क्या बन गया, ऊपर युक्त, ऊपर युक्त हो जाएगा। जबकि कई छात्र क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, उपरोक्त, ऐसे लिखते हैं, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। उपरयुक्त होता है न कि उपरोक्त होता है। तो ये यन संधि के कारण ही क्या बना है, आपका उपरयुक्त बना है। और देख लेते हैं, आपका शब्द है वि धन आयाम, और वि धन आयाम से आपका क्या बन गया, या में। बता देता हूँ कैसे बना। वी में संधि का निकाला ई, तो वे कैसा रह गया, आधा। ई के स्थान पे क्या हो गया, ये में हमने क्या दे दिया, आ, तो ये शब्द क्या बन गया, या, और हमने वी आधा हुआ तो वह आधा लिख दिया। इसके बाद में या आ गया, यहाँ से या खाई और हमने लिख दिया या, और क्या बन गया आपका व्यायाम। और बता देते हैं, आपका जो है शब्द है वी धन आस, से क्या बन जाएगा आपका व्यास। इसी प्रकार से नी धन आय से क्या बन जाएगा आपका न्याय। नी धन आस से क्या बन गया आपका न्यास। नी धन ऊन, बड़ा ऊ है, और दोनों को मिलाकर लिखेंगे क्या बन गया आपका न्यू। तो ये आपके इकार से संबंधित हो गया। अब हम आते हैं ऊपर। ऊ, ऊ या ऊ के सामने क्या आ जाए भाई, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर आ जाए तो इस ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा आपका वे बन जाएगा। वे बन जाएगा, सामने वाला स्वर इसमें आकर के मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो आपका वे है, तो वे जो है जैसे आपने लिखा वधू, बड़ा ऊ है, इसके सामने आदेश, ऐसे लिखिए। वधू में क्या रखा हुआ है भाई, ऊ रखा हुआ है, और ऊ रखा है तो हमने उसको ऊ को ये दे दिया। तो हमारा ध कैसा रह गया, ये आधा रह गया। इस ऊ के स्थान पर क्या हो गया, वे हो गया, और वे में हमने क्या मिला दिया, आ मिला दिया, और आ मिला दिया तो आ मिलाने पर क्या बन गया, वा बन गया। अब जो है ध आधा है, वा सामने व्यंजन आ गया, तो इस ध को हम आधे का आधे लिख देंगे, वा को साथ में लिख देंगे, और आपका शब्द बन जाएगा व ध्वा दे स।
वध्वादेश, वधु का आदेश। और बना देते हैं आपका जो शब्द है गुरु, और इसी में हमने क्या जोड़ दिया, आदेश शब्द जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। तो रू में से हमने क्या लिया भाई, ऊ ले लिया, और ऊ के स्थान पे क्या हो गया, वे। तो वे कैसा रह गया भाई, आधा। अब जो है सामने क्या है, आ, और आ को मिलाकर के लिख दिया तो हमने क्या बन गया, वा। रह कैसा रह गया, आधा, और आधा रह होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर, और ऊपर जाता है तो हमने जो है उसको लिख दिया, और आपका हो गया गुरुवा देश है, गुरुवा देश, गुरु जी का आदेश। तो इस प्रकार से आपका जो है गुरु आदेश शब्द बनता है। और देख लेते हैं, लघु, ईसा, यहाँ पर क्या है इसमें, ऊ है, ऊ के स्थान पे क्या हो गया, वह। घ कैसा रह गया, आधा। ई इसमें लगा देंगे, बड़ी की मात्रा है, तो वही शब्द आपका क्या हो गया, ल घ व में ई की मात्रा होगी, लग भी स, लग बीस, यानी जो है जो लघु की स्वामी है उसको हम क्या कहेंगे, लघवीस कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है ऊ के स्थान पर क्या बन गया, आपका वे बन जाता है। अब आपका अंतर रहता है रे, तो इस री के सामने भी आपका क्या आ जाए, भिन्न स्वर। अब भिन्न स्वर आए तो री आपके री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा। अब आधा हो जाएगा तो देख लीजिए कैसे होता है, आपका शब्द है पितृ। इसमें थोड़ी कठिनाई का स्तर है भाई, इसमें कठिनाई का स्तर होने के कारण थोड़ा दिखाई नहीं देता है, चीज़ वही बनती है लेकिन हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे शब्द है पितृ, और जो है हमने शब्द लिख दिया आदेश, यह लिख दिया। पितृ में से हमने क्या निकाला, री निकाला, री निकाल दिया। पितृ में से री को अलग कर दिया, अलग कर दिया तो तय कैसा हो गया, आधा। री के स्थान पे क्या हो गया, रे, रे भी कैसा हुआ, आधा। जब हम इसको री को रे हो गया तो इसमें क्या मिला दिया हमने, आ, और आ हो गया तो ये क्या बन गया, रा बन गया। अब रा बन गया तो तय में हमने जो है तय के अंतर्गत हमने क्या दिया, रा दिया। और मैंने पहले आपको व्यंजनों में बताया था कि अगर रे पूरा है, रे अगर पूरा है तो उससे पहले वाला वर्ण अगर आधा है तो एक डंडे के रूप में लटक जाता है। इसको ऐसे कैसे लिखते हैं हम लोग, आपका जो है ये लिख दिया, तय आधा है इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसमें रे है तो रे एक डंडे के रूप में ऐसे लग गया। आ की मात्रा है तो साथ में आ की मात्रा लगानी है, और देश को ऐसे कैसे लिखना है, और आपका शब्द क्या बन गया, पित्रा देश, पितृधन आदेश। अब हम चाहें तो इसको जो है इसको मिटा सकते हैं, यहाँ से अगर इसको ऐसे मिटा दें तो हमको ऐसे ही दिखाई देगा, पित्रा देश यानी पिताजी का आदेश। और लिख देते हैं और बना देते हैं तो आपका जो है माँ
श्री धन उपदेश। मातृ में हमने क्या निकाला, री, री के स्थान पे क्या हो गया, रे। तय कैसा रह गया भाई, आधा, आधा रह गया। रे में हमने किसकी मात्रा लगा दी, ऊ की। जब ऊ की मात्रा लगा देंगे क्या बन जाएगा, रू बन जाएगा। लेकिन ये रू मिलेगा किस में जाकर के, तय में जाकर के मिलेगा। अब तय में जाकर के जब मिलेगा तो हमको अब संशय हो गया तो कि भाई इसको कैसे लिखेंगे। तो रे अभी पूरा है, स्वर युक्त है, और जैसा स्वर लग रहा है वैसा वैसे का वैसे स्वर हम इसमें लगा देंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे कैसे हमने लगा दिया, तो देखो ये है माँ, तय है तो तय आधा लिखा हमने, तो यूँ लिख देते हैं इसको, ये तय। अब रे है तो रे लिख दिया। इसमें स्वर की मात्रा ऊ है, छोटा ऊ है तो ध्यान रखना, ये छोटा ऊ लिख दिया। और पै देश को ऐसे है लिख दीजिए, मातृ पै दे से, माता जी का उपदेश। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपकी कौन सी संधि हो गई, जन संधि पूरी हो गई। जन संधि के बाद में आपकी अयादि संधि आती है। अयादि संधि में आप जो है अयादि एचो अय वायाव है, अगली संधि जो है वो आपकी एचो अय वायाव है। यहाँ पर देखो स्वरों का परिवर्तन हुआ, ये ए ओ इधर आ गए, तो ए आई ओ औ के सामने ये औ रे, यहाँ पर जो है औ, ये औ है। अब औ के सामने जो है आपके सामने स्वर आए तो ए आई ओ औ के स्थान पर क्रम से अय आय औ आओ हो जाता है। क्रम से का लिखने का मतलब है कि ए सामने आया, ए के सामने अगर होगा तो क्या होगा, अय हो जाएगा, आई होगा तो आय हो जाएगा, ओ होगा तो औ हो जाएगा, औ होगा तो आ हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। और लिख देते हैं इस चीज़ को कि जो है इसने कहा है ए आई ओ औ के सामने आपका क्या है भाई, के सामने स्वर आए तो यहाँ पर न तो भिन्न स्वर की बात करी है न कोई समान स्वर की बात करी है, लेकिन पहले वाले सूत्र में भिन्न स्वर की बात करी है, तो हमको भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो यहाँ कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं है तो हम उसका ध्यान रखने की आवश्यकता भी क्या है। तो ए के सामने क्या हो भाई, स्वर हो, तो ये ए जो है आपका किसमें बदल जाएगा, आय, इसमें बदल जाएगा। आई जो है आपका किसमें बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। ध्यान रखना ये हलंत हैं दोनों में ही। ओ किसमें बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा। और औ आपका किसमें बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा। बहुत सिंपल, बिल्कुल सीधे हैं एकदम, कहीं दिक्कत नहीं है। संधियों को आप इस तरीके से अगर पढ़ते हैं निश्चित रूप से आप संधियों में पारंगत हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह। याद रखिए आप इस बात को। सबसे पहले हम किस पे आते हैं भाई, ए पे आते हैं। देखिए आपका ए, आपका है ने, और साथ में क्या हो गया, अन। तो ने में ए है, तो ने में ए है, तो हमने जो है ने में से क्या निकाल लिया भाई, ए निकाल लिया। तो ये स्वर कैसा, ये व्यंजन कैसा हो गया, आधा। ने व्यंजन कैसा हो गया, आधा। इस ए के स्थान पर क्या हो गया, आय हो गया, और पीछे क्या रखा हुआ है, अन रखा हुआ है। ये भी आधा है, ये भी आधा है। इस स्वर को हमने इसके अंदर दिया, इस स्वर को हमने इसमें दिया, और मिलाकर के जब लिखेंगे ये स्वर पूरा, ये यहाँ से पूरा हो गया तो हमने पूरा लिख दिया ने, ये यहाँ से पूरा हो गया तो हमने लिख दिया ये, पीछे ने रखा हुआ ही है, और क्या हो गया आपका नयन। ने धन अन से क्या हो गया आपका नयन। इसी प्रकार से
आपका देखो ये चे धन अन, चे में से हमने क्या निकाला, ए निकाला, ए के स्थान पे क्या हो गया, आय हो गया। तो चे कैसा रह गया भाई, आधा रह गया। पीछे क्या रखा हुआ है, अन रखा हुआ है। इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, तो आपका शब्द क्या हो गया, चयन। ईश्वर करे आपका प्रतियोगिता परीक्षा में चयन हो जाए। शब्दों को तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ ईश्वर पर, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भी चयन हो जाएगा। ऐसे ही आपका है से धन अन, वही आपने इसमें से क्या निकाला, ए, से कैसा हो गया, आधा, ए के स्थान पे क्या हो गया, आय, और पीछे क्या रखा है, अन, और आपने जो है ये ए से मिलाया, ये ए से मिलाया, और शब्द बन गया आपका सयन। ये हो गया आपका सयन। अब आते हैं हम अगले स्वर पर। अगला स्वर है आपका आई, और आई के स्थान पर जो है स्वर आने, सामने स्वर आने पर क्या होगा भाई, आय होगा। ठीक है, तो आपका जो है नई धन अक, तो नई में से हमने क्या निकाला, आई, आई निकाला, तो आई के स्थान पर क्या हो गया आपका, आय, ये हो गया। ये न कैसा है, आधा, पीछे क्या रखा हुआ है आपका, अब मिलाकर लिख दीजिए, इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया, और बराबर आपका क्या हो गया, नायक। तो ऐसे बनते हैं नायक। नायक का मतलब होता है अंग्रेजी में जिसको हम हीरो कहते हैं, और हिंदी में नेतृत्व करने वाले को नायक कहते हैं। इसी प्रकार से गई धन अक, अब प्रत्येक कर्ता अर्थ में होता है। तो गई में से हमने क्या निकाला, आई, आई निकाला, आई के स्थान पे क्या हो गया, आय, गे कैसा रह गया, आधा, पीछे क्या रखा है, अब मिलाकर के लिख दिया, क्या बन गया, गायक। ऐसे ही आपका जो शब्द है वो है विनयी, विनयी धन अक, तो मिलाकर के लिखेंगे तो आपका बन जाएगा विनायक। ऐसे ही विधयी धन अक से आपका हो जाएगा विधायक। बता देता हूँ, विधेय में समझ क्या लिया, आई लिया, आई के स्थान पर क्या हो गया, आय हो गया। ध कैसा रह गया, वी ध रह गया आधा, इसके पीछे क्या रखा है, अब, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, और क्या बन गया आपका विधायक। और अगर इसी के स्थान पर, अब के स्थान पर अगर हम एका का प्रयोग कर दें तो इसी से आपका क्या बन जाएगा, विधायिका, विधायिका, ये बन जाएगा। तो आपका ये जो है आई का हो गया। इसके बाद में आपका आता है ओ का, ये रहा ओ, और ओ के सामने अगर क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो आपको जो है ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। तो ये देख लीजिए उदाहरण, आपका शब्द है पो धन अन, पो धन अन। अब पो धन अन है, ओ में से हमने क्या लिया, ओ ले लिया, ओ के स्थान पर क्या हो गया आपका, ओ के स्थान पर आपका हो गया अव, तो पै कैसा हो गया भाई, आधा हो गया, अब हो गया, पीछे क्या रखा है, अन रखा है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल साधारण। इस ए को इसमें मिला दो, इस ए को इसमें मिला दो, और आपका क्या बन गया शब्द
पवन, पो धन अन से आपका क्या बन गया, पवन बन गया। और बनाते हैं, आपका जो है शब्द है हो और आपने पीछे लगाया अन, तो हो में से क्या निकाला आपने, ओ निकाला। ओ निकालने पर आपका जो है ओ के स्थान पर क्या हो गया, अव आदेश हो गया। तो हो में से ओ निकाला तो है कैसा रह गया, आधा रह गया। अब जो है पीछे क्या रखा हुआ है, अन रखा हुआ है, इसमें इसको मिलाया, इसमें इसको मिलाया और बराबर करके दे दिया और आपका शब्द क्या हो गया, अवन। आगे आते हैं औ पर। औ, औ के सामने क्या आ जाए, स्वर, स्वर आ जाए। तो औ के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपका जो है, जैसे आपका शब्द है पौ, धन अक, पौ में से क्या निकाला हमने, औ निकाला। औ के स्थान पे क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो तय कैसा रह गया, आधा। पीछे क्या रखा हुआ है, अक रखा हुआ है भाई, इसमें हमने इसको मिला दिया स्वर को, इसमें हमने इस स्वर को मिला दिया और दोनों को मिलाने पर जो है हमारा शब्द क्या बन गया, पावक। देख लीजिए, पौधन अब से क्या हो गया आपका, पावक, पावक। इसी प्रकार से धौ, धन अक, ये वर्ण है। धौ धन अक हमने प्रयोग किया, धौ में से हमने क्या निकाला, औ निकाला भाई, औ के स्थान पर वही आव, ध कैसा रह गया, आधा, और पीछे क्या रखा है, अक। दोनों को मिलाकर के क्या लिख देंगे, इसमें से इसको मिलाया, इसमें से इसको मिलाया और क्या बन गया आपका, धावक। और देख लीजिए, आपका शब्द है सौ, धन अक, सौ में से क्या निकाला, औ निकाला, औ के स्थान पर आव, से कैसा रह गया, आधा, पीछे क्या है, अक। दोनों को, इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया और मिलाने पर क्या बन गया, सावक। शेर के बच्चों को क्या कहा जाता है, सावक कहा जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि यानी स्वर संधि के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है। कुछ शब्द बचे हैं विशेष रूप से, उनको मैं आपको अगली